आज हम क्लास 12 का हेलो एल्केन व हेलो एरीन के बारे में चैप्टर है उसके बारे में पढ़ेंगे। हेलो एल्केन के बारे में तो पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया पीछे वाले भाग में, ठीक है। और हेलो एल्केन में हमने इसकी परिभाषा, इसकी CX बंध प्रकृति, वर्गीकरण और उसके बाद में विरंचन की अभिक्रिया और रासायनिक अभिक्रिया कंप्लीट पढ़ ली, ठीक है। और हेलो एल्केन भी कौन से थे, एक तो मोनो, डाई, ट्राई और टेट्रा, इन सभी के बारे में आपने पढ़ लिया। अब भाग नंबर दूसरा आएगा हेलो एरीन। क्या आएगा? हेलो एरीन। अब हेलो एरीन की सबसे पहले क्या देखेंगे? परिभाषा। क्या देखेंगे? परिभाषा। अब परिभाषा क्या होती है हेलो एरीन की? पहले देखो हेलो एल्केन और हेलो एरीन। हेलो एल्केन एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं और हेलो एरीन होते हैं एरोमेटिक। एलिफेटिक का मतलब इसमें लगभग में संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। टोटल क्या होते हैं? संतृप्त का मतलब क्या होता है? केवल सिंगल बंद पाए जाते हैं। इसमें क्या होते हैं? डबल। और डबल होने के साथ साथ भी क्या होते हैं? एकांतरित क्रम में कम से कम 6 तो होते हैं कार्बन। 6 तो क्या होते हैं? कार्बन, ठीक है। अब ये जो 6 कार्बन होते हैं, 6 कार्बन है, ठीक है। और 6 कार्बन होने के साथ साथ एकांतरित क्रम में क्या पाए जाते हैं? द्विबंध पाए जाते हैं। इसे कहते हैं एरोमेटिक। और दूसरा यदि इसके गुणधर्म देखते हैं तो जो एरोमेटिक यौगिक होते हैं इनको जलाने पर हमेशा कौन से धुएं के साथ जलते हैं? काले धुएं के साथ। काले धुएं के साथ जलते हैं, एरोमेटिक यौगिक कहलाते हैं। अब देखो ये कम से कम 1 2 3 4 5 और 6 तो कार्बन है और एकांतरित क्रम में है द्विबंध, मतलब एक छोड़कर एक द्विबंध। इसका मतलब क्या है? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। अब देखो इसमें प्रत्येक कार्बन की संयोजकता पूरी करने के लिए हम केवल एक एक हाइड्रोजन जोड़ सकते हैं। देखो 1 2 3 और 1 4, प्रत्येक पर हम एक एक हाइड्रोजन जोड़ते हैं। अब बताओ ये क्या बन गया? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। क्या बन गया? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। इसका नाम हो गया एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। अब इसकी परिभाषा क्या होगी? अब यदि इस एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन पर यदि हम हेलोजन समूह जोड़ते हैं, हेलोजन समूह जोड़ते हैं, अक्स का मतलब होता है हेलोजन समूह, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और आयोडो। यदि फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और आयोडो जोड़ देते हैं तो हम कहाँ पर जोड़ते हैं? तो इसकी परिभाषा ये होगी कि वे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जिसमें हाइड्रोजन परमाणु को प्रतिस्थापित कर देते हैं, मतलब किसी भी हाइड्रोजन परमाणु को यदि प्रतिस्थापित कर देते हैं, यदि एक को प्रतिस्थापित कर देते हैं और एक हेलोजन समूह जुड़ जाता है, इस प्रकार के बने समूह कहलाते हैं हेलो एरीन। क्या कहलाते हैं? हेलो एरीन, ठीक है। अब देखो ये हो गया हेलो एरीन। अब इस रचना को हम शॉर्ट में दिखा सकते हैं इस बेंजीन के द्वारा। ये जो कोने होते हैं उसको हम कार्बन के द्वारा व्यक्त करते हैं। टोटल संख्या कितनी हो गई? 6। और आपको ये ध्यान में रखनी है कि प्रत्येक कार्बन पर एक एक तो है हाइड्रोजन परमाणु और एकांतरित क्रम में है द्विबंध। एकांतरित क्रम में क्या है? द्विबंध। यदि एक कार्बन पर यदि एक हाइड्रोजन परमाणु हटता है उसके स्थान पर जुड़ जाता है एक अक्ष। क्या जुड़ जाता है? एक अक्ष, ठीक है। इस प्रकार के समूह कहते हैं हेलो एरीन। क्या कहते हैं? हेलो एरीन। इस बेंजीन समूह को हम एरोमेटिक वलय के द्वारा दिखाते हैं और इसको दिखाते हैं अक्ष से। तो बेंजीन को हम किसे दिखा सकते हैं? AR से। किसके द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं? AR के द्वारा। मतलब AR एरोमेटिक है और ये क्या है? अक्ष। इसका दूसरा नाम हम एरिल भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? एरिल समूह, एरिल या बेंजीन, एरिल या बेंजीन। ये तो हो गई इसकी परिभाषा, ठीक है। अब इसके आपको नोट्स इसके बाद में मिल जाएंगे। इसके बाद में हम देखते हैं नामकरण। क्या देखते हैं? नामकरण किसका? हेलो एरीन का। अब हम नामकरण देखते हैं हेलो एरीन का। हेलो एरीन का नामकरण करते हैं IUPAC में। किस में करते हैं? IUPAC में। यदि हम इसका नामकरण देखते हैं तो हम नामकरण IUPAC नाम लिखते समय अब जो एकांतरित क्रम में जो बंध पाए जाते हैं इसको हम शॉर्ट में एक बिंदु के रूप में दिखा सकते हैं। वो हम देखते हैं अनुनादी संरचना में। किस में देखते हैं? अनुनादी संरचना में। अब जो मान लेते हैं अक्ष है, अक्ष का मतलब फ्लोरो, अक्ष का मतलब होगा फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और आयोडो, ठीक है। अक्ष के स्थान पर हम फ्लोरीन भी जोड़ सकते हैं, क्लोरीन भी जोड़ सकते हैं, ब्रोमीन भी जोड़ सकते हैं और आयोडीन भी जोड़ सकते हैं। अब यदि इसका नामकरण करते हैं IUPAC तो हम ये नीचे वाले जो एरोमेटिक संरचना है इसको हम बेंजीन मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं?
बेंजीन। और जो भी हेलोजन समूह जुड़े होते हैं उसको हम प्रतिस्थापी समूह के रूप में नाम लिखते हैं। तो यदि इसका नाम लिखते हैं तो हम किस प्रकार से पहले प्रतिस्थापी समूह का नाम लिखा जाता है, इसका नाम होता है हेलो। क्या होता है? हेलो। और नीचे का नाम लिख देते हैं बेंजीन, तो इसका नाम क्या हो गया? हेलो बेंजीन। क्या हो गया? हेलो बेंजीन। यदि मैं इसके स्थान पर यदि इस प्रकार से लिखता हूँ, एकांतरित क्रम में बंद बेंजीन और ऊपर लगा देते हैं आई, तो इसका नाम हो गया आयोडोबेंजीन। क्या हो गया? आयोडोबेंजीन। ठीक है। इसी प्रकार मैं यदि यहाँ पर क्लोरीन कर देता हूँ तो इसका नाम क्या हो जाता है? क्लोरोबेंजीन। क्या हो जाएगा? यदि मैं यहाँ पर बी आर करता हूँ तो इसका नाम क्या हो जाता है? ब्रोमोबेंजीन। यदि इस बेंजीन वलय पर कम से कम दो हेलोजन परमाणु जुड़े होते हैं तो उसका नाम हम क्या लिखते हैं? उसका नाम उसी के अनुसार नंबरिंग करके लिख देते हैं, 1 और 2, मतलब 1,2 डाई ब्रोमो बेंजीन। क्या लिख देते हैं? 1,2 डाई ब्रोमो बेंजीन। यदि 3 होते हैं तो 1,3 ट्राई ब्रोमो बेंजीन। मतलब अलग अलग स्थिति पर जैसे मान लेते हैं यहाँ से हटाकर यदि तीसरे कार्बन परमाणु पर लगा देते हैं तो नाम 1,3 डाई ब्रोमो बेंजीन, 1,3 डाई ब्रोमो बेंजीन। यदि एक और थोड़ा सा दूसरे यौगिक के रूप में यदि नाम लिखते हैं तो हम देखो किस प्रकार से लिखते हैं कि हमेशा याद रखनी है कि इस बेंजीन वलय पर यदि हेलोजन परमाणु के स्थान पर यदि CH3 समूह होता है तो इसे कहते हैं टोलोइन। क्या कहते हैं? टोलोइन। अब यदि इस पूरी संरचना इस प्रकार की आपको दिखाई दे, इसे टोलोइन मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? टोलोइन। यदि यहाँ पर अब देखो एक बात हमेशा याद रखनी है कि इस कार्बन के निकटवर्ती कार्बन परमाणु ये है, फिर ये है, मान लेते हैं इसको 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो इस हेलोजन परमाणु यदि यहाँ पर हेलोजन लेते हैं तो हेलोजन मान लो, हेलोजन जिस कार्बन जुड़ा होता है उस कार्बन का निकटवर्ती, ये निकटवर्ती है और ये निकटवर्ती है। ठीक है। इस स्थिति को कहते हैं ऑर्थो स्थिति। क्या कहते हैं? ऑर्थो स्थिति। ये भी ऑर्थो है और ये भी क्या है? ऑर्थो। ऑर्थो के निकटवर्ती कार्बन परमाणु की स्थिति कहलाती है मेटा। ये भी मेटा और ये भी क्या है? मेटा। ठीक है। और मेटा के निकटवर्ती मतलब इस हेलोजन परमाणु के सामने वाला कार्बन परमाणु हमेशा कौन सी स्थिति पर होता है? पैरा स्थिति पर। कौन सी स्थिति पर? पैरा स्थिति पर। तो हम इसका नाम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, यदि ऑर्थो पर यदि हेलोजन परमाणु होता है तो इसका नाम क्या होगा? ऑर्थो। यदि यहाँ पर CH3 टोलुइन ले लेते हैं तो इसका नाम क्या होगा? ऑर्थो क्लोरोटोलुइन। इसका नाम क्या हो जाएगा? ऑर्थो क्लोरोटोलुइन। यदि यहाँ पर यदि मेटा स्थिति पर यदि कंडीशन हो क्लोरो की तो नाम क्या होगा? ऑर्थो कोमा मेटा डाई क्लोरोटोलुइन। यदि पैरा पर हो तो हम क्या लिखते हैं? ऑर्थो मेटा पैरा ट्राई क्लोरोटोलुइन। ठीक है। ये तो हो गया नामकरण। इस प्रकार से नाम लिख सकते हैं। अब यदि हम चलो एक नाम और देख लेते हैं, क्लोरो, उसके बाद में आयोडीन है, तो हम इसका नाम किस प्रकार से लिखते हैं? अंग्रेजी वर्णमाला से। ये आयोडीन आई से स्टार्ट होता है और क्लोरीन C से स्टार्ट होता है, तो आई पहले आता है या C आता है? C। तो इसका नाम होगा क्लोरो आयोडो बेंजीन। क्लोरो आयोडो बेंजीन। ठीक है। ये हो गए नाम। अब इसके बाद में हम देखते हैं हेलो एरिन या इसे एरिल हेलाइड भी कहते हैं। ठीक है। तो एरिल हेलाइड की CX बंद पर करती।
अब इस संरचना को और इस संरचना को बनाने का मतलब ये होता है कि दोनों संरचना आपको समझ में आ जाए, दोनों संरचना आपको समझ में आ जाए। अब देखो आपको CX, आपने हेलो एल्केन में CX बंद प्रकृति देखी। हेलो एल्केन में क्या होता है? हेलो एल्केन में ये होता है कि ये हेलोजन परमाणु अपनी तरफ विद्युत ऋणता अधिक होने की वजह से सिंगल बंद को अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं, इस पर ऋणावेश और इस पर क्या आता है? आंशिक धनावेश। लेकिन हेलो एरीन में कंडीशन क्या होती है? हेलो एरीन में कंडीशन होती है, नीचे की तरफ तो होता है बेंजीन वाले, ऊपर होता है हेलोजन। हम इस अक्स और C के बीच में क्या देखते हैं? CX बंद प्रकृति। क्या देखते हैं? CX बंद प्रकृति। तो हम पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि ये हेलोजन है कौन से ग्रुप का है? 17 नंबर ग्रुप का है। तो इसकी संयोजी कोष में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 कार्बन इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं, ठीक है। और एक बीच में क्या होता है? सहसंयोजक बंध होता है। अब देखो यदि एक बंध पाया जाता है तो ये तुरंत में टूट जाता है, लेकिन इसके बीच में यदि 2 बंध आ जाते हैं, हमेशा याद रखने की बात है, एक तो मान लेते हैं कार्बन और अक्स के बीच एक बंध पाया जाता है, और एक तो है कार्बन और C के बीच एक बंध पाया जाता है, और कार्बन और C के बीच यदि डबल बॉन्ड पाया जाता है, डबल बॉन्ड क्या होता है? ज़्यादा मजबूत होता है, वो तुरंत में टूट नहीं सकता, ठीक है। तो वही कंडीशन आपको यहाँ पर देखनी है कि इसमें जो हेलोजन समूह है और हेलोजन समूह से जुड़ा हुआ जो कार्बन है, ये कार्बन है हेलोजन समूह जुड़ा हुआ, इस कार्बन में कौन सा संकरण है? sp2 संकरण। इसमें sp2 संकरण है। sp2 संकरण क्यों है? क्योंकि यह कार्बन इस द्वितीय बंध से जुड़े होते हैं, इसका मतलब इसमें कौन सा संकरण है? sp2। अब देखो हेलोजन समूह हमेशा +R प्रभाव दिखाते हैं। +R प्रभाव का मतलब होता है अनुनाद प्रभाव। अनुनाद प्रभाव का मतलब ये होता है कि 2 समूह होते हैं, ठीक है, और दोनों समूहों में एक परमाणु क्या करता है? अपने एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म निकटवर्ती परमाणु को देता है। जो निकटवर्ती अपने मान लेते हैं ये एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म निकटवर्ती परमाणु को देते हैं, और जो देते हैं वो हमेशा +R प्रभाव दिखाते हैं, ठीक है। और यदि बेंजीन समूह अपने एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म देते हैं तो वो दिखाते हैं -R प्रभाव। कौन सा दिखाते हैं? -R प्रभाव। अब आपको ये समझना, आपको इतना याद रखना है कि ये हेलोजन समूह है, ये इस अनुनाद प्रभाव के बारे में तो आपने 11वीं क्लास में पूरी बात कर ली डिटेल से, और फिर भी आपको नहीं समझ में तो मैं समझा रहा हूँ कि ये हेलोजन समूह है वो हमेशा कौन सा प्रभाव दिखाते हैं? +R प्रभाव। कौन सा प्रभाव? +R। और +R प्रभाव होने की वजह से ये अपने दोनों +R प्रभाव वही दिखाएगा जिसके पास पहले से एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं। क्यों? क्योंकि जिसके पास एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं वो अपने एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म दे सकता है। अब बताओ इसके पास पहले से है, कमी तो है नहीं। यदि अपने एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म मान लेते हैं, एक युग्म है, एक जोड़ा है, ये निकटवर्ती कार्बन परमाणु को देगा इसको। तो निकटवर्ती कार्बन परमाणु को जैसे ही देगा तो बताओ कंडीशन क्या होगी? मैं इसी में बनाकर बता देता हूँ। इसमें क्या होगा? इसमें ये एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म धीरे धीरे दूसरा बंध बना लेगा। अब बताओ किसके पास एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म की कमी हो गई? इस हेलोजन समूह के पास एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म की कमी हो गई, और निकटवर्ती कार्बन परमाणु और हेलोजन के बीच कौन सा बंध आ गया? पाई बंध। क्या कौन सा बंध आ गया? पाई बंध। जो बंध क्या होता है? परबल। इसलिए इस एरिल हैलाइड या हेलो एरिन में C और अक्स के बीच की जो बंध प्रकृति है वो ज़्यादा मजबूत होती है, ठीक है, जिसकी वजह से ये बंध नहीं टूट सकता। अब देखो पहले तो इस अक्स और C के बीच की बंध की दूरी ज़्यादा थी, ठीक है, लगभग में 1.66 एंगस्ट्रॉम के लगभग थी। लेकिन जैसे ही द्विबंध आ गया तो इसकी बीच की दूरी घट गई। इसके बीच की दूरी क्या हो गई? घट गई, और इसका मान हो गया 1.60 एंगस्ट्रॉम। तो बताओ बीच की दूरी घट गई, इसलिए इस बंध को तोड़ने के लिए हमें ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसलिए CX बंध प्रकृति में हमेशा क्या होता है कि पाई बंध आने की वजह से ये बंध टूट नहीं पाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये हमेशा हेलोजन समूह क्या दिखाते हैं? +R प्रभाव। कौन सा प्रभाव? +R प्रभाव दिखाते हैं, ठीक है। और +R प्रभाव होने की वजह से ये हमेशा कौन सी संरचनाएं दिखाती है? अनुनादी संरचना, ठीक है। और जो अनुनादी संरचना आपके सामने मैं लिख रहा हूँ, हेलोजन समूह की अनुनादी संरचना, और अनुनादी संरचना आपके सामने लिखी हुई मिलेगी तो आपको तुरंत में समझ में आ जाएगा कि हेलो एरिन या एरिल हैलाइड की CX बंध प्रकृति क्या होती है? प्रबल होती है। क्यों? क्योंकि इसमें पहले CX बंध की जो लंबाई है वो 1.66 एंगस्ट्रॉम होती है, मतलब बंध लंबाई ज़्यादा होती है, लेकिन
प्लस आर प्रभाव की वजह से इसके बीच में क्या जाता है, द्विबंध। ये बंध तुरंत में सी और अक्ष के बीच क्या होता है, प्रबल। सी और अक्ष के बीच क्या। अब देखो हम देखते हैं क्लोरोबेंजीन की अनुनादी संरचना, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो पाई बंध है वो ज़्यादा प्रबल है, जिसकी वजह से सी एक्स बंध, सी और अक्ष के बीच हेलो एरीन में बंध की प्रबलता क्या होती है, ज़्यादा। अब देखो हमेशा याद रखनी है कि हेलोजन समूह है, हेलोजन समूह है मतलब फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और आयोडो और साथ में एल्कोहल, ये सभी में क्या होते हैं, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म पहले से होती हैं। और जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म पहले से होती हैं वो हमेशा प्लस आर प्रभाव दिखाते हैं। कौन सा प्रभाव, प्लस आर प्रभाव। आपको इतना याद रखना है, प्लस आर प्रभाव का मतलब होता है एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म देना निकटवर्ती कार्बन परमाणु को। अब देखो, अब इस ये पहली संरचना है। अनुनादी संरचना का मतलब भी समझ में आएगा। देखो अनुनादी संरचना का मतलब ये होता है कि अपने इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण करना और एक से अधिक प्रकार की, मतलब केवल इलेक्ट्रॉन स्थिति नहीं बदलती है, परमाणु की स्थिति नहीं बदलती है, केवल इलेक्ट्रॉनों की स्थिति बदलती है। उसकी वजह से संरचनाएं भिन्न भिन्न प्रकार की होती हैं, उसे कहते हैं अनुनादी संरचना। ठीक है, और सभी संरचनाओं को एक समूह मिलाकर बनाते हैं, उसे कहते हैं अनुनाद संकर। अब देखो इसमें अनुनाद संकर भी समझ में आएगा, अनुनादी संरचना भी समझ में आएगी। अब देखो ये हेलोजन समूह है, ये क्या है, निकटवर्ती कार्बन परमाणु। अब अपने इलेक्ट्रॉन, ये देखो कि अपने एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है वो निकटवर्ती कार्बन परमाणु को देता है। यदि इसको देता है तो बताओ इस कार्बन परमाणु के पास इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10। 10 इलेक्ट्रॉन संभव नहीं होते, केवल कितने इलेक्ट्रॉन संभव होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन। देखो इस स्थिति में तो यह होगी कि यहाँ पर तो क्या होगा, Cl, और यहाँ पर 2, 1 देने के बाद यहाँ पर कौन सा बंध बन जाएगा, एक बंध और बन जाएगा। ठीक है, अब देखो कंडीशन क्या होगी कि इसके पास यदि 10 इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन संभव नहीं है, इसलिए ये पाई बंध टूटता है और निकटवर्ती कार्बन परमाणु को अपने बंध दे देता है। अब बताओ इसके पास जैसे इलेक्ट्रॉन जिसकी तरफ, ये तो बंध बना लिया, बताओ इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है या नहीं। जैसे ही ये द्विबंध यहाँ पर बंध बनाएगा तो बताओ 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई। कमी को मैंने दिखा दिया प्लस से, किसने दिखा दिया, प्लस से। अब जैसे ही इसके पास वृद्धि होगी इस कार्बन परमाणु पर, तो ये दोनों पाई बंध के इलेक्ट्रॉन टूटकर किस में बदल जाते हैं, निकटवर्ती कार्बन परमाणु को दे देते हैं। जिसकी तरफ इलेक्ट्रॉन जाते हैं उस पर कौन सा आवेश आएगा, ऋणावेश। कौन सा आवेश, ऋणावेश। किसकी वजह से, 2 इलेक्ट्रॉनों की वजह से। ठीक है, अब देखो और बाकी संरचना ऐसी कैसी रहेगी, ऐसी कैसी रहेगी। अब बताओ इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो गया, या आपस में क्या हो गई, अनुनादी संरचना क्या हो गई। अब इसके बाद में कंडीशन क्या होगी कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन निकटवर्ती कार्बन परमाणु को देंगे, तो बताओ ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या बना लेते हैं, बंध। क्या बना लेते हैं, बंध। और जैसे बंध बनाएंगे तो इस कार्बन परमाणु के पास इलेक्ट्रॉन क्या हो गई, वृद्धि। तो तुरंत में ये क्या कर देगा, अपने दोनों इलेक्ट्रॉन निकटवर्ती कार्बन परमाणु को दे देगा। यदि इसको देता है तो यहाँ पर क्या आएगा, ऋणावेश। कितने इलेक्ट्रॉनों की वजह से, 2 इलेक्ट्रॉनों की वजह से। और ऊपर वाली संरचना ऐसी की ऐसी रहेगी। ठीक है, अब देखो कंडीशन क्या होगी, और आगे वाला बंध भी ऐसा का ऐसा रहेगा। अब संरचना में क्या होगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन निकटवर्ती कार्बन परमाणु को देकर बंध बना लेते हैं। देखो बंध बना लिया, ये पहले वाला बंध है ही। तो यहाँ पर जैसे ही बंध बनाएगा तो बताओ इलेक्ट्रॉनों की इसके पास क्या हो गई, वृद्धि। ये तुरंत में क्या कर देगा, अपने बंध को तोड़कर निकटवर्ती कार्बन परमाणु को दे देगा। इससे इस पर क्या आ जाएगा, माइनस। और यहाँ पर कंडीशन क्या होगी, पहले वाली होगी। अब देखो कंडीशन क्या होगी, अब देखो ये आपस में अनुनादी संरचना है या नहीं। अब कंडीशन ये होगी कि ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन बंध बनाएंगे। जैसे ही बंध बनाएंगे तो बताओ 2, 2 4, 2 6, 2 8 और 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ये बंध वापस टूट जाएगा और अपने इलेक्ट्रॉन कमी वाले क्लोरीन मतलब हेलोजन परमाणु को दे देगा। और आगे वाली संरचना बनेगी इस प्रकार से। ये तो बन गया बंध, ये पहले वाला बंध, और ये है इस प्रकार का बंध। और ऊपर की तरफ क्या हो गया, हेलो। ये जैसे जाएगा तो अपने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा। अब देखो प्रत्येक कार्बन परमाणु पर केवल इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो रहा है, लेकिन स्थिति नहीं बदल रही है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हम कहते हैं अनुनादी संरचना। क्या कहते हैं, अनुनादी संरचना। और ये बंध देखो पहले यदि यहाँ पर है तो धीरे धीरे देखो आगे की तरफ बढ़ रहा है, मतलब आगे से आगे बढ़ रहा है।
आगे वाले कार्बन। इस प्रकार हम इस संरचना को हम इस प्रकार से भी दिखा सकते हैं। बंद आगे की तरफ जा रहा है, इसे कहते हैं अनुनाद संकर। क्या कहते हैं? अनुनाद संकर। अनुनाद संकर का मतलब होता है सभी अनुनादी संरचना को एक साथ दर्शाना। क्या कहलाता है? अनुनाद संकर। क्या कहलाता है? अनुनाद संकर। तो आज के इस पार्ट में हमने हेलोएरिन, हेलोएरिन की परिभाषा, हेलोएरिन का नामकरण और हेलोएरिन की CX बंध प्रकृति एवं क्लोरोबेंजीन की अनुनादी संरचना देखी। जिस प्रकार से हम क्लोरोबेंजीन की अनुनादी संरचना करते हैं उसी प्रकार ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन और फिनोल की संरचना, अनुनादी संरचना भी इसी प्रकार से करते हैं। यदि आपको पूछ ले कि जो परमाणु या अणु अनुनादी संरचना दर्शाते हैं वो हमेशा क्या होते हैं? स्थायी। उसकी संरचना हमेशा क्या होती है? स्थायी। ठीक है, स्थायित्व क्या होता है? ज़्यादा होता है। ठीक है, ठीक है। अब आप पूरे के पूरे नोट्स उतार लो। अब जो मैंने पढ़ाया है हेलो एल्केन या हेलो एरिल हेलाइड है, हेलो एरिन और एरिल हेलाइड है। हेलो एल्केन तो आपने पहले पढ़ लिया, लिख लिया। इसके बाद में ये तो परिभाषा, इसके बाद में ये है नामकरण। नामकरण में आईपी से नाम लिखते हैं तो बेंजीन उत्पन्न मान लेते हैं, ये बेंजीन आ गया। इसे कहते हैं क्लोरोबेंजीन, इसे कहते हैं आयोडोबेंजीन, इसे कहते हैं 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन और इस समूह कहते हैं टोलोइन। मतलब एक बेंजीन पर यदि एक मेथिल समूह होता है इसे कहते हैं टोलोइन। ठीक है, और आपको ये स्थिति मैंने बता दी कि ये हेलोजन परमाणु की ऑर्थो, ये मेटा और ये कौन सी स्थिति है? पैरा। ये ऑर्थो, ये मेटा और ये क्या है? पैरा। ये आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, और नीचे आपको दिया हुआ है हेलो एरिन या एरिल हेलाइड की CX बंध प्रकृति। CX बंध प्रकृति केवल यदि sp2 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है और यदि हेलोजन समूह से जुड़ा हुआ है, एरोमेटिक समूह मतलब बेंजीन समूह है, तो बीच में क्या जाता है? +R प्रभाव की वजह से एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म का निकटवर्ती परमाणु के निकट आकर द्विबंध का निर्माण करना, जिससे हेलोजन समूह पर आंशिक धनावेश आ जाता है और बीच की जो बंध लंबाई है वो घटकर क्या हो जाती है? ज़्यादा। और ये है क्लोरोबेंजीन। इसी प्रकार हम आयोडोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन और एल्कोहल की अनुनादी संरचना बना सकते हैं। ये पूरा का पूरा आप उतार लो।